तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ाओ युआन को देखते हैं जिसने उल्टा वहाँ पे चोर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बेहोश कर दिया था और उसे अपने कंधे पे लटकाए हुए बहुत ही तेजी से भागते हुए ज़ाओ युआन की तरफ जा रहा था और साथ ही साथ अपने दिल में वो प्रे करते हुए ये भी कह रहा था काश मैं ज़ाओ युआन ठीक हो और उन्होंने इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओ युआन को देखते हैं जो कि वहाँ पे टुनटुन के साथ मजे से फिश को ग्रिल कर रहे थे और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन भी वहाँ पे आते हुए पहुंच चुका था जिसने आते साथ ही वहाँ पे चोर को तो ऐसे फेंक दिया था जैसे बेचारा वो कोई चोर फुटबॉल हो। जबकि हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन सीधा वहाँ से आगे बढ़कर ज़ाओ युआन के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है ज़ाओ युआन अब ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। ज़ाओ युआन कैसी हालत देखकर ज़ाओ युआन भी वहाँ पे समझ चुके थे कि ज़ाओ युआन उसे बचाने के लिए इतनी हड़बड़ी में यहाँ पे आया है और ये सोचकर ही हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी स्माइल आ गई थी और उसी स्माइल के साथ वो वहाँ पे ज़ाओ युआन को जवाब देते हुए कहती है मेरी फिक्र मत करो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। पर बेचारा वो चोर बहुत ही ज्यादा अनलकी था क्योंकि उस बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे जल्दी से इधर उधर देखते हुए उस चोर की बॉडी को ढूंढने लगा था लेकिन उसे वो चोर कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ज़ाओ युआन वहाँ पे दोबारा ज़ाओ युआन से सवाल करते हुए पूछता है कि कहाँ गया वो चोर, जिसमें ज़ाओ युआन सीधा वहाँ पे टुनटुन की तरफ इशारा कर देती है जो देखकर टुनटुन भी वहाँ पे एक निकाल लेता है जैसे वो ज़ाओ युआन को बताना चाह रहा हो कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो अब वो मेरे पेट में है। अब ये देखकर तो बेचारे ज़ाओ युआन की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी और इसी बीच हम देखते हैं कि टुनटुन वहाँ पे एक बार फिर से डकार लेता है और अब की बार वाली डकार के साथ उसने वहाँ पे एक टेक्निक को भी बाहर फेंक दिया था जिसके बारे में ज़ाओ युआन वहाँ पे ज़ाओ युआन को बताते हुए कहती है कि अब बेचारे उस चोर के बस यही आखिरी निशानी बची है। वहीं ज़ाओ युआन तो बेचारा अभी भी वहाँ पे टुनटुन से काफी ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहा था। अब उसे वहाँ पे समझ आ रही थी कि ज़ाओ युआन ने उसे वहाँ पे टुनटुन के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब सच था कि टुनटुन जिंदा इंसानों को भी खा सकता है। खैर उसके बाद ज़ाओ युआन का सारा ध्यान वहाँ पे उस टेक्निक के ऊपर चला गया था जहाँ ज़ाओ युआन उस टेक्निक को बहुत ही गौर से देखते हुए उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था और उस टेक्निक को वहाँ पे इतनी गौर से देखते हुए हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन को वहाँ पे उस टेक्निक के बारे में पता चल गया था। जो पता चलते ही ज़ाओ युआन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था जो देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे ज़ाओ युआन से कहती है क्या ये टेक्निक इतनी ज्यादा खास है जो तुम इसे देखकर इतने ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। जिस पे ज़ाओ युआन वहाँ पे एक स्माइल करते हुए ज़ाओ युआन को बताता है कि ये कोई आम टेक्निक नहीं है बल्कि इसे बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक माना जाता है। और ये कहते हुए ज़ाओ युआन ने वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस टोकन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस टोकन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल एनर्जी रिलीज होने लगी थी और देखते ही देखते ज़ाओ युआन की आंखों के सामने वहाँ पे एक ज़ुआन लेवल की टेक्निक आ गई थी और अपने सामने उस ज़ुआन लेवल की टेक्निक को देखकर तो हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के फेस के ऊपर आई हुई स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये टेक्निक तो जितना ज्यादा मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा कमाल की निकली। असल में एक रॉयल फैमिली की सीक्रेट टेक्निक थी जो कि किसी बहुत बड़े ट्रायल से कम नहीं थी और अभी के लिए ज़ाओ युआन वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि उसने रॉयल फैमिली वाले पॉइंट को ही मिस कर दिया था। वहीं ज़ाओ युआन भी वहाँ पे ज़ाओ युआन को इस तरह से खुश होते हुए देखकर समझ गई थी कि ज़ाओ युआन के हाथ में जो टेक्निक लगी है वो कोई आम टेक्निक नहीं है। वहीं ज़ाओ युआन तो वहाँ पे बार बार उस टेक्निक को पढ़ते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा था और जैसे वो वहाँ पे एक बार फिर से उस टेक्निक को पढ़ने की कोशिश करता है तो ज़ाओ युआन वहाँ पे थोड़ा सोचते हुए खुद से ही कहता है न जाने ये टेक्निक मुझे इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही है। और ये सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के दिमाग में एक बात क्लिक होती है और वो अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है ये तो की रॉयल फैमिली की टॉप 10 टेक्निक्स में से एक है। इवन की रॉयल फैमिली को काफी हद तक इस टेक्निक की वजह से भी जाना जाता है जो कि ऐसे कुछ साल पहले डाउ डायनेस्टी ने उन्हें रिवार्ड के तौर पर दी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर की फैमिली का ये इतना ज्यादा खास टायर उन दोनों चोरों के हाथों में कैसे लग गया। और ये कहते कहते ज़ाओ युआन वहाँ पे एक बार फिर से किसी गहरी सोच में चला गया था जो देखकर ज़ाओ युआन उसे वहाँ पे टोकते हुए कहती है कि जब तुम्हें किसी चीज के बारे में पता ना हो तो मेरे ख्याल से हमें उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए अभी इस टेक्निक के बारे में सोचने छोड़कर अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। वैसे भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने 36 स्पेस पैटर्न को मास्टर करना होगा। ज़ाओ युआन की ये बात हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन को भी वहाँ पे सही लगती है और वो वहाँ पे ज़ाओ युआन से कहता है कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है लेकिन की फैमिली का ये टायर तो मैं वापस नहीं देने वाला। और वैसे भी अगर की फैमिली को इसकी इतनी ज्यादा परवाह होती तो वो इसे किसी सुरक्षित जगह पे रखते और वैसे भी ये टायर तो मेरी किस्मत से मेरे हाथ में लगा है तो अब से ये टायर मेरा हुआ। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं कहती और इसी बीच उनकी नजर वहाँ पे उस दूसरे चोर के ऊपर पड़ती है जिसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी जो देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे ज़ाओ युआन से सवाल करते हुए पूछती है क्या इस चोर की ऐसी हालत तुमने की है। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ज़ाओ युआन को जवाब देते हुए बताता है हाँ बिल्कुल, असल में इन्हें किसी ने यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा था और इसके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डुअल ब्लेड वाली टेक्निक भी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए ये मेरी जान लेना चाहता था पर मैंने अपने टाइगर रोल पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए उल्टा इस चोर के ऊपर ये अटैक करके इसकी हालत खराब कर दी और मेरे उसे एक पावरफुल अटैक में इस चोर की ऐसी हालत हो गई थी और असल में तो ये सारा कमाल आपके सिखाए हुए उस पैटर्न का ही है। ज़ाओ युआन को वापस तरह से एक्साइटेड होते हुए देखकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के फेस पे भी स्माइल आ गई थी और ज़ाओ युआन उसे वहाँ पे कुछ कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन और ज़ाओ युआन दोनों को ही वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और असल में ये लोग कोई और नहीं बल्कि जनरल लू और उनके साथी थे जो कि वहाँ पे बहुत ही तेज से ज़ाओ युआन की तरफ ही आ रहे थे और उनके पीछे पीछे हम देखते हैं कि की हुआन भी वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में ये भी कह रहा था कि अब तक तो उन दोनों चोरों ने वहाँ पे पहले ज़ाओ युआन का खेल खत्म कर दिया होगा और अगर वो ना भी मरा हुआ तो कोई बात नहीं क्योंकि जैसे उसके चिल्लाने की आवाज आई थी उसके मुताबिक तो चोरों ने वहाँ पे एक बार फिर से प्रिंस ज़ाओ युआन को डिसेबल बना दिया होगा और ये बात तो प्रिंस की यू को और भी ज्यादा खुश कर देगी। और यही सब सोचकर की हुआन वहाँ पे खुश होते हुए अभी वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने झुके हुए जनरल लू के ऊपर जाती है जो देखकर तो हम देखते हैं कि हुआन की सारी खुशियों के ऊपर एक ही झटके में पानी फिर गया था क्योंकि जनरल लू
लू और उसके बाकी सभी लोग वहाँ पे अपने प्रिंस जाओ के सामने ही झुके हुए थे और प्रिंस जाओ वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ा हुआ था और यही बात बेचारे की युवान को वहाँ पे परेशान कर रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल लू वहाँ पे प्रिंस जाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि प्रिंस जाओ प्लीज हमें माफ कर दे, हमें यहाँ पे आने में थोड़ी देर हो गई, हम लोगों को यहाँ से ज्यादा दूर जाना ही नहीं चाहिए था। जनरल लू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओ उन्हें वहाँ पे खड़ा करते हुए कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था और वैसे भी ये छोटे मोटे खतरे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। जबकि ये सब देखते हुए तो की हुआन के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने मन ही मन में उन दोनों चोरों को वहाँ पे गालियां देने लगा था और वो गुस्से से वहाँ पे खुद से ही कहता है कि आखिर वो दोनों घटिया चोर कहाँ गए। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि की हुआन की नजर वहाँ पे उस बेहोश पड़े हुए चोर के ऊपर पड़ती है, जो देखकर तो की हुआन का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल लू वहाँ पे जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछते हैं, प्रिंस जाओ युआन क्या ये वही चोर है जो यहाँ पे आपके ऊपर हमला करने के लिए आया था? जनरल लू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओ युआन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाता है, जिसपे जनरल लू वहाँ पे प्रिंस जाओ युआन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे और शुक्र है कि आपने इस चोर को यहाँ पे मारा नहीं, अब हम लोग इसे यहाँ पे इंटेरोगेट करेंगे और इससे सारी सच्चाई उगलवाएंगे कि इसे यहाँ पे किसने आपके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। जनरल लू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा की हुआ तो वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि जनरल लू से पहले वो खुद ही आगे बढ़कर वहाँ पे उस चोर को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे प्रिंस जाओ युआन के ऊपर हमला करने की, और जल्दी से हमारे की मैंशन से चुराए हुए उस टायर को भी बाहर निकालो। असल में की हुआन खुद आगे बढ़कर यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो वहाँ पे चोर को जनरल लू के हाथों में लगने से पहले ही खत्म कर दे, क्योंकि अगर ये चोर यहाँ पे जनरल लू के हाथ में लग जाता तो उनका सारा प्लान वहाँ पे सबके सामने आ सकता था और इस बात का शक जनरल लू को भी कहीं न कहीं हो गया था। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपने गार्ड्स को आगे भेजकर की हुआन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। की हुआन ने उस चोर को वहाँ पे ये कहते हुए खत्म कर दिया था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे की मेंशन से चोरी करने की, हमारे की मेंशन में चोरी करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और ये कहते हुए की हुआन ने वहाँ पे उस चोर का खेल खत्म कर दिया था, जो देखकर जनरल लू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए की हुआन से कहते हैं कि आखिर तुमने इसे यहाँ पे मार क्यों दिया, ये तुम्हारे साथ साथ हमारा भी गुनहगार था और जैसे तुमने यहाँ पे इतनी जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसे यहाँ पे मारा है, मुझे सिचुएशन के ऊपर थोड़ा शक हो रहा है, कहीं तुम लोग यहाँ पे हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। जबकि हम देखते हैं कि प्रिंस जाओ युआन को भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये सारा प्लान की पैलेस का ही था, इन चोरों को अचानक से की पैलेस के अंदर चोरी करना और फिर इसी जंगल में आकर मेरे ऊपर ही अटैक करना, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम की हुआन को देखते हैं जो कि वहाँ पे ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हुए जनरल लू से नाराज होकर उनसे कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, कि आपको मेरे ऊपर ही शक हो रहा है? और रही बात इस चोर को यहाँ पे मारने की, तो इसने यहाँ पे दो इतने बड़े बड़े गुनाह किए थे। सबसे बड़ा गुनाह तो इसने यहाँ पे आकर हमारे प्रिंस जाओ युआन के ऊपर हमला करके किया, जबकि इसका दूसरा गुनाह भी कम बड़ा नहीं था, इसने हमारे की मेंशन के अंदर चोरी करके हमारी एक बहुत ही ज्यादा खास ज़ुआन लेवल की टेक्निक को चुरा लिया और अपने इन गुनाहों के चलते तो ये यहाँ पे बनना डिजर्व करता था। ज़ुआन लेवल टेक्निक के बारे में सुनकर तो हम देखते हैं कि जनरल लू को भी अब वहाँ पे की हुआन के ऊपर यकीन होने लगा था, क्योंकि ज़ुआन लेवल टेक्निक की मेंशन की सबसे ज्यादा खास टेक्निक थी और उसे अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की है तो की मेंशन उसे वाकई मानना डिजर्व करता था। इसलिए हम देखते हैं कि जनरल लू वहाँ पे खामोश हो गए थे, जबकि की हुआन वहाँ पे प्रिंस जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछता है, प्रिंस जब ये चोर हमारे मेंशन से चोरी करके भागे थे तो तब ये टोटल 2 लोग थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका दूसरा साथी कहाँ है? की हुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जाओ युआन भी वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा गया था। अब वो उन्हें वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करता कि उनके दूसरे चोर का यहाँ पे क्या हाल हुआ है, उसे तो टुन टुन मजे से खा गया। इसलिए हम देखते हैं कि जाओ युआन वहाँ पे की हुआन से साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा सामना तो यहाँ पे एक ही चोर के साथ हुआ था और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो आपकी ज़ुआन लेवल टेक्निक को लेकर भागा था, तो हो सकता है वो दूसरा वाला चोर आपकी ज़ुआन लेवल टेक्निक को लेकर यहाँ से भाग गया हो। जाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हुआन अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर भला वो चोर यहाँ से कैसे भाग सकता था? और ये कहते कहते ही वहाँ पे की हुआन को एहसास होता है कि वो जाने में यहाँ पे क्या कह गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जाओ युआन वहाँ पे एक स्माइल के साथ की हुआन के पास जाते हुए उसे कहता है, इम्पॉसिबल? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वो दूसरा चोर भी यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया था? जाओ युआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा की हुआन वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो वहाँ पे कुछ कह ही नहीं पाता और उसके गर्दन वहाँ पे खुद ब खुद ही नीचे झुक गई थी। खैर तभी जाओ युआन वहाँ पे अपने गरीब फिश के पास आकर मुस्कुराते हुए वहाँ पे की हुआन से कहता है कि मुझे लगता है आप लोग इस तरह से जंगल में अपने चोर को ढूंढते ढूंढते हुए बहुत ज्यादा थक चुके होंगे, तो क्यों ना आप सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ आकर इस ग्रिल फिश का मजा उठाएं, इससे आपको अपने दूसरे वाले चोर को भी ढूंढने की ताकत मिलेगी। लेकिन की हुआन वहाँ पे प्रिंस जाओ युआन की सोफर को ये कहकर मना कर देता है कि कोई बात नहीं, उनमें से एक चोर तो हमारे हाथ में चढ़ ही गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा चोर हमारे हाथों में लगने वाला है, वो जरूर यहाँ से कहीं भाग गया होगा। और ये कहते हुए की हुआन वहाँ पे अपनी सारी टीम को लेकर वहाँ से जाने लगा था और उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर हम देखते हैं कि जनरल वो जल्दी से वहाँ पे प्रिंस जाओ युआन के पास आकर उसे कहते हैं, प्रिंस जाओ युआन मुझे लगता है कि सबके पीछे क्यू का हाथ है, उसी ने आपको मरवाने के लिए यहाँ पे चोरी का नाटक किया होगा और उन चोरों को भी यहाँ पे जानबूझकर आपके ऊपर हमला करने के लिए भेजा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को यहीं पे रोककर इन्हें इंटेरोगेट करना चाहिए। जिसपे हम देखते हैं कि जाओ युआन वहाँ पे जनरल लोगों को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अब इस सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही चोर मारे जा चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये सब क्यों ने करवाया था। तो अभी के लिए आप इस मैटर को भूल जाए और जल्दी से अपने एक आदमी से कहकर ये सारा मैटर फादर तक पहुंचा दें, बाकी वो सब कुछ खुद ही देख लेंगे। प्रिंस जाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जनरल लो भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि की हुआन ने भी सारी बात जाकर वहाँ पे क्यू को बता दी थी और जब उसे पता चलता है कि उसकी टेक्निक हो गई है तो वो गुस्सा होने के साथ साथ
हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहा था। और अपने पिता के गुस्से को याद करते हुए तो हम देखते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो डरते हुए वहाँ पे की युवान से कहता है कि अगर फादर को इस बारे में पता चल गया कि हम लोगों ने जुबान लेवल टेक्निक को खो दिया है तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि कियो को वहाँ पे कुछ दिन पहले का सीन याद आता है जब उसने अपने पिता को ये बताया था कि वो प्रिंस झाओ युआन से एक शर्त हार गया है। और ये पता चलते ही उसके पिता ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। असल में कियो के पिता को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि कियो जो कि प्रिंस झाओ युआन से इतना ज्यादा ताकतवर था वो यूलिंग वाटरफॉल में उसे कैसे हार गया। और यही सब याद करते हुए हम देखते हैं कि बेचारे कियो की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा पतली हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे कियो युआन को आदेश देते हुए कहता है कि फादर अभी के लिए मिलिट्री कैंप के लिए यहाँ से बाहर गए हुए हैं, पर उनके वापस आने से पहले हमें किसी भी हालत में अपनी जुबान लेवल टेक्निक को ढूंढना ही होगा। जल्दी से उस चोर को ढूंढो, वो उसी जंगल में ही कहीं पे होगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि कियो को वहाँ पे एक बार फिर से झाओ युआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं झाओ युआन को ही वजह मान रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियाओ याओ वहाँ पे उन 36 बीस्ट से उनके ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर रही थी। और उस ब्लड एसेंस की क्वांटिटी को देखकर हम देखते हैं कि झाओ युआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए मियाओ याओ से कहता है क्या हमें बस इतने से ही ब्लड एसेंस की जरूरत थी, मुझे खामखाई इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उन 36 बीस्ट को मारने की। जिसपे मियाओ याओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ये असल में उन सभी का ब्लड एसेंस है जिसके अंदर उन सभी की प्योर ब्लड लाइन एनर्जी मौजूद है और इसकी मदद से ही तुम्हारा वो 36 स्पेस पैटर्न बनने वाला है। इसलिए अब बातें बंद करो और जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। मियाओ याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि झाओ युआन ने भी वहाँ पे उनकी बात मानते हुए अपनी शर्ट उतार दी थी। जो देखकर मियाओ याओ वहाँ पे झाओ युआन से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये पैटर्न बनाऊंगी तो तुम्हारा सोल सी हो सकता है अनस्टेबल हो जाए, इसलिए अपने सोल सी को काबू में रखना। मियाओ याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि झाओ युआन ने भी वहाँ पे अपने सोल सी को गार्ड कर लिया था। जिसके बाद मियाओ याओ वहाँ पे उसी ब्लड एसेंस का यूज करते हुए झाओ युआन के बैक के ऊपर 36 स्पेस बीस्ट पैटर्न बनाने लगी थी। जिसमें हम देखते हैं कि झाओ युआन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जबरदस्ती उसकी सोल को वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर खींच कर निकाल रहा हो। और जैसे जैसे वो पैटर्न वहाँ पे बनकर कंप्लीट हो रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि झाओ युआन की बैग से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेड एनर्जी भी निकलने लगी थी। और इसी तरह वहाँ पे उस दर्द को बर्दाश्त करते करते हम देखते हैं कि झाओ युआन वहाँ पे अपने स्पेस ही के अंदर चला गया था जहाँ पे वो अपना पूरा दम लगाते हुए उस दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि झाओ युआन की बॉडी के अंदर उसका ब्लड फ्लो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था जो कि वहाँ पे धीरे धीरे उसके फिफ्थ मेरिडियन को भी ओपन करने लगा था। पर देखते ही देखते झाओ युआन का ये प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन ऐसे ही झाओ युआन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने लगभग अपनी फिफ्थ मेरिडियन को ओपन कर ही लिया था। जो देखकर मियाओ याओ उसे वहाँ पे बता दिया कि अगर तुम इसी तरह से बीस्ट के ब्लड एसेंस को लाते रहे तो तुम आधे महीने के अंदर अंदर ही अपनी फिफ्थ मेरिडियन को भी अनलॉक कर लोगे। मियाओ याओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि झाओ युआन वहाँ पे और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया था और उसने अगले दिन से एक बार फिर से उन सभी बीस्ट का शिकार करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिनों में झाओ युआन ने काफी सारे बीस्ट के ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर लिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे झाओ युआन ने काफी सारे बीस्ट का शिकार करते हुए उन्हें वहाँ पे मार गिराया था। लेकिन इसी बीच उसका सामने एक बड़े से मोस्टर के साथ भी होता है जो कि लगातार वहाँ पे उसके मारे हुए बीस्ट को चुरा लिया करता था। और ऊपर से सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि उस बीस्ट के ऊपर झाओ युआन के किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता था और आज फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ था। इसलिए वो वहाँ पे मियाओ याओ के इस बारे में बता रहा था कि न जाने क्यों उस बीस्ट के ऊपर मेरे किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। जिसपे मियाओ याओ उसे वहाँ पे बताती है कि वो बीस्ट कोई मामूली फर्स्ट लेवल का बीस्ट नहीं है बल्कि वो एक हाई लेवल का बीस्ट है। उसकी पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि वो बीस्ट किसी 7 मेरिडियन वाले कल्टीवेटर से भी ज्यादा ताकतवर है। पर अगर फिर भी तुम उस बड़े से बीस्ट का सामना करना चाहते हो तो तुम की फैमिली की उस 1 लेवल टेक्निक को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। मियाओ याओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि झाओ युआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो तो लगभग उस टेक्निक के बारे में भूल ही चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि झाओ युआन ने वहाँ पे जल्दी से उस टेक्निक को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे झाओ युआन वहाँ पे उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि झाओ युआन की बॉडी के चारों तरफ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा बनने लगा था। लेकिन झाओ युआन वहाँ पे उस ऑरा को नहीं संभाल पाता और इस तरह वो वहाँ पे उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में फेल हो गया था। उसके बाद भी झाओ युआन वहाँ पे काफी बार उस टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो जुबान लेवल टेक्निक के ऑरा को नहीं संभाल पा रहा था। लेकिन झाओ युआन वहाँ पे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। उसने लगातार वहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए आखिरकार वहाँ पे उस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया था। और वो जुबान लेवल की टेक्निक इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि हम देखते हैं कि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए झाओ युआन ने वहाँ पे एक पेड़ को ही बीचों बीच काट दिया था। जो देखकर तो झाओ युआन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि अपनी इस टेक्निक की मदद से वो उस बीस्ट का सामना कर सकता था। और मियाओ याओ से वहाँ पे झाओ युआन को पता चलता है कि ये अभी भी जुबान लेवल टेक्निक का अर्ली स्टेज है और जैसे जैसे झाओ युआन वहाँ पे पावरफुल होता जाएगा उसकी ये टेक्निक भी उसके साथ साथ पावरफुल होती जाएगी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि झाओ युआन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपने उसी दुश्मन बीस्ट के सामने आके खड़ा हो गया था। और झाओ युआन ने वहाँ पे उस बड़े से बीस्ट को कोई भी मौका न देते हुए अचानक उसके ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन वो बीस्ट भी कम ताकतवर नहीं था। हम देखते हैं कि उस बीस्ट ने भी वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही इजीली अपनी सारी चोटों को हील कर लिया था। जो देखकर झाओ युआन वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसी तरह से आगे भागते भागते वो वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान के पास आके रुक गया था क्योंकि उसके आगे रास्ता बंद था। लेकिन हम देखते हैं कि उस बड़े से बीस्ट अचानक ही गुस्से से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे झाओ युआन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। पर झाओ युआन समय रहते ही उसके हमले को डॉज करते हुए वहाँ पे साइड हट गया था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस बीस्ट का बड़ा सा सीन जाकर उसी बड़ी सी चट्टान के अंदर फंस गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर झाओ युआन ने वहाँ पे अपनी जुबान लेवल टेक्निक के साथ अपनी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को भी मिलाने लगा था। और जैसे ही वो वहाँ पे दोनों टेक्निक्स को आपस में मर्ज करता है तो हम देखते हैं कि झाओ
ज़ाओयुआन के इस अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और देखते ही देखते ज़ाओयुआन ने वहाँ पे उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम कीहुआन को देखते हैं जिसने वहाँ पे पूरा शहर चाल मार लिया था, लेकिन अभी तक भी उसे उस चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। और पता चलता भी कैसे, बेचारा वो चोर तो वहाँ पे टुन के पेट में था। जबकि अब कीहू को वहाँ पे ज़ाओयुआन के ऊपर ही शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद ज़ाओयुआन ने वहाँ पे उस चोर को खत्म करके उसे हमारी उस वन लेवल टेक्निक को चुरा लिया होगा, और इसलिए कीहू वहाँ पे अपने जनरल कीहुआन के साथ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि कीहू ने वहाँ पे अपने साथियों को मिज़ुबी को पकड़ने के लिए भेज दिया था ताकि वो मिज़ुबी के बदले में ज़ाओयुआन से अपनी उस टेक्निक की मांग कर सके। और देखते ही देखते कीहू के साथियों ने वहाँ पे यूबी को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि मिज़ुबी भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन सभी का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।